बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दो अच्छी खबरें शेयर करने जा रहा हूँ इस कोरोना के बारे में और ओमिक्रॉन के बारे में। पिछले 2 साल से ज़्यादा हम इसी वबा में फंसे हुए हैं और काफ़ी लोग खौफज़दा भी हैं और हमने इस वबा में बहुत सारे अपने प्यारों को भी खो दिया। तो पहली खबर तो ये है कि ये जो वैक्सीन है मॉडर्ना को भी अब एफडीए ने अप्रूव कर दिया। पहले इमरजेंसी बुनियादों पे उसका अप्रूवल मिली थी, अब एफडीए ने इसको अप्रूव कर दिया। और दूसरी खबर ये है कि जो वैक्सीन है उसके साथ साथ जैसे उसकी अप्रूवल आ गई है वो इतनी अब इफ़ेक्टिव हो गई हैं कि अब ये कोरोना हमसे भाग रहा है। ऑलमोस्ट फरवरी के मिड में या फरवरी के आखिर में ये इसकी आखिरी वेव होगी, आखिरी लहर होगी और इसके बाद इंसानियत को इसके निजात मिल जाएगी। अब आपको एक जो जो वैक्सीन है वो वैक्सीन हमें क्या फ़ायदा देती है? वैक्सीन हमें क्या फ़ायदा देती है? लोगों के इस मिक्स कंसेप्शंस हैं कि देखें जी हमें वैक्सीन भी लगी और इसके बाद भी इन्फेक्शन हो गई। तो वैक्सीन के 4 फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देखें कि वैक्सीन जो है एफडीए ने अप्रूव कर दिया। पहले कहा जाता था जी हम गनी पे गए, हम पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इंसान पे ऐसा नहीं है। वक्त कम था, फैलाव ज़्यादा था, साइंसदानों ने कम वक्त में मुख्तलिफ टेक्निक्स है, अटेनुएटेड वायरस वाली, वायरल वेक्टर वाली और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन को डेवलप किया, उनके ऊपर ट्रायल किए। ट्रायल करने के बाद उन्होंने डब्ल्यूएचओ को बताया और डब्ल्यूएचओ ने उसको इमरजेंसी बुनियादों पे अप्रूव कर दी। अब 31 जनवरी 2022 को अच्छी खबर आई कि एफडीए ने मॉडर्ना को अप्रूव कर दिया और उसका दूसरा नाम रखा है मॉडर्ना की बजाय स्पाइक वैक्स। ये अब आपको मेडिकल स्टोर्स में भी उसी तरह मिलेगी जैसे आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मिलती है, इन्फ्लुएंजा की मिलती है, फ्लू की मिलती है। आपके डॉक्टर इसको लिखेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको वैक्सीन मिल जाएगी। ये वैक्सीन शुरू में 18 दिसंबर 2020 में इमरजेंसी बुनियादों पर स्टार्ट हुई। इसके साथ साथ दूसरी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो थी वो 23 अगस्त 2021 में शुरू हुई, अप्रूव हुई एफडीए ने। ये दोनों वैक्सीन अब अप्रूव है। तो वो एतराज़ के जनाब वैक्सीन अप्रूव किए बगैर लगाई जा रही है वो दूर हुआ। अब ये एतराज़ के वैक्सीन लगाने के बावजूद हमें कोरोना होता है तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। उस वीडियो में आप देखेंगे कि वैक्सीन का काम हमें वैक्सीन का जो काम है वो हमें इन्फेक्शन से बचाना नहीं है, उससे हमें मुज़िर असरात से बचाना है। इन्फेक्शन के चांसेस उस वक्त रहेंगे जब तक वायरस घूम रहा है और उसके लिए हमें जो ये वैक्सीन के 4 हकायक हैं, 4 फैक्ट्स हैं कि हमें एफडीए ने अप्रूव करने के बाद क्या बताया है। आप प्रोटेक्ट हो गए और आपसे दूसरों को इन्फेक्शन नहीं हुई। आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगी, आपको डेथ से बचाएगी, वेंटिलेटर से बचाएगी। ये सेफ है, इफेक्टिव है और अप्रूव्ड है। और इसका डिफरेंस जो है ये अब आप देखें कि वो कंसेप्ट ये है कि अगर वैक्सीन लग जाती है, दोबारा इन्फेक्शन होती भी है तो हमें इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएं और देखें कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या कहा जा रहा है। मैं आपको ये दोबारा इसको दोबारा शेयर करता हूँ कि इसके अंदर स्वीडन वालों ने ये कहा है कि अब हमारे पास जो कोरोना है ऐसा ऐसा दम दबा के भाग रहा है। कोरोना ऐसा ऐसा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और इंसानियत को इससे नजात मिल रही है। अब आप इसको गौर से सुने
facts on the ground, I point think. to a period after this surge ends of relative benignness. The likeliest outcome by far, I'd say, 10 to 1, is that by mid-February, Professor most Bob parts of certainly the US and I think probably the world will be in an environment where there's still virus around. It's at a relatively low level. Most people will have a level of immunity, so if they get it, they won't get that sick. There'll be increasing availability of both tests and Paxlovid or monoclonals or something to rescue. I don't like the word rescue, but to decrease the probability of a bad outcome if you do get it. And when you look all of that, squarely in the eye, you say that is a world that feels fundamentally different than the world of the last 2 years. It's not a world where you say it's over, but a world where you say it doesn't need to be page 1 of the newspaper anymore. And it does not need to dominate everybody's life in terms of their decision making. Counting on the spring being good is a perfectly reasonable bet. What you can say about the fall and the winter is anybody's bet. We've all been so wrong so many times because 2 big things could change. One is that a new variant comes out and is worse. And the second is part of the reason the spring will be good is all of the people who didn't get vaccinated are getting their immunity the old-fashioned way. And we just have no idea how strong that's going to be and how long that's going to last. If it lasts for a year or 2, then we'll be fine. If it lasts for 3 months and then they become vulnerable again, in the US, then you have 40% of the people who think they're still immune, who now are vulnerable to a virus that's still in our environment. So that's why everybody is, reluctant to make anything resembling a long-term prediction because you just never know. ये इसकी प्रेडिक्शन है एक साइंसदान की हैसियत से, और मैं भी ये चाहता हूँ, और मैं भी ये समझता हूँ कि ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अब इसकी जो हमारे जो किस हद तक इन्फेक्शन रहेगी वो एक अपनी जैसा कि मैंने आपको पहले शो किया कि ये वायरस अब इख्तिताम को पहुंच रहा है, और इंशाल्लाह उसकी वजह ये है कि पिछले 2 साल से इन्फेक्शन, फिर री इन्फेक्शन, और री इन्फेक्शन से आपको इन्फेक्शन तो होती है लेकिन आपके पास इम्यून सिस्टम पहले मौजूद होता है, वो जाग जाता है। जब वो जाग जाता है तो इसके साथ आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा कम होता है। और फिर वैक्सीन इतनी तेजी से जा रही है कि कम से कम पाकिस्तान में 50% से ऊपर लोगों को कम से कम 1 डोज लग चुकी है, और ये अब हार्ड इम्यूनिटी इस तरह आ गई है, और फिर वायरस कमजोर हो गए। इनकी वजह से वायरस जो है अपने जो कोविड है, पैंडेमिक है, अब खत्म होने जा रहा है। डेल्टा का खतरा भी नहीं है आपको कि क्या डेल्टा दोबारा आएगा। जब ओमिक्रॉन आता है तो इसने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया। वो जो रिसेप्टर हैं उनके ऊपर तो काबिज हो गया ACE2, ओमिक्रॉन। डेल्टा कहाँ से आया है, इसलिए डेल्टा अख्ताम को पहुंचा। ओमिक्रॉन भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने जा रहा है। अगर आप एक्सपोज्ड हैं तो आप कम से कम 10 दिन तक, अगर साइन सिम्टम नहीं आते, 5 से 10 दिन तक अगर आपको साइन सिम्टम नहीं आते तो आप अपने कम्युनिटी में किसी मैरिजेस में किसी में जा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। बेहतर है बूस्टर डोज लगवा लें। अब ये कि ये री इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन होती है, आप ठीक होते हैं, इम्यूनो एंटीबॉडी आपका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। 5 से 6 महीने बाद कोई नई वेव आ जाती है। जब नई वेव आ जाती है तो आप इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ना खतरा ना समझें, आपके पहले जो आपको मेमोरी सेल है वो दोबारा जाग के उसके साथ उसको कंपैट करेंगे, मुकाबला करेंगे, और उस वायरस को निकाल भागेंगे, उसको दौड़ा देंगे। लेकिन इन्फेक्शन होने का चांस, री इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है।
जो अल्फा वायरस था उसके अलावा बहुत कम था, मैंने पाकिस्तान में देखा, एक दो लोगों को हुआ। इसके बाद बीटा के में री इन्फेक्शन हुई, फिर इसके बाद डेल्टा में इतनी री इन्फेक्शन नहीं हुई जितना ओमिक्रॉन में री इन्फेक्शन हुई, उसके अंदर ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है। तो एहतियात जारी रहे जब तक ये पेंडेमिक है, जब तक ये सर्कुलेट कर रहा है। और इसका सबसे ये बड़ा खतरा ये है कि जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, वायरस है लेकिन खतरा कम है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है। उसकी वजह वैक्सीन और पहले इन्फेक्शन है, उससे हम अभी भी जब तक ये वायरस मौजूद है आप सोशल डिस्टेंस जरूर रखें। अस्सलाम वालेकुम, दूर से जी हेलो हाय कर लें। जब तक हमारा कल्चर ज़रा मुख्तलिफ है, जब तक हम एक दूसरे से मिलते नहीं है, अगला आप मेहमान ये समझता है शायद मेरी अच्छे तरीके से इस्तकबाल नहीं किया गया। लेकिन आप बचें, क्योंकि वायरस मौजूद है। जब तक वायरस मौजूद है आप इन एहतियाती तदाबीर को जारी रखें। प्रेग्नेंट खवातीन भी, चूँकि वैसे ही उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, वो बूस्टर डोज लगवाएं, उनको ओमिक्रॉन होने का खतरा है। और ये ओमिक्रॉन उन लोगों को ज़्यादा खतरा पहुंचाएगा जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है। ये आए एतराज़ ख़त्म हुआ, एफडीए ने इसको अप्रूव कर दिया। वक्त कम था जिस वक्त ये शुरू हुई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी एफिकेसी बेहतर हो रही है, इसकी सेफ्टी बेहतर हो रही है। एफडीए ने 2 वैक्सीन अप्रूव कर दी हैं, बाकी भी सारी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएंगी। वैक्सीन का बूस्टर डोज आपकी इम्यूनिटी को जगाता है। जैसे आपके एंटीबॉडी लेवल कम होता है 4 से 5 माह बाद, जैसे बूस्टर डोज देते हैं वो दोबारा जाग जाता है, और हमारे म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो एंटीबॉडी आ जाती हैं। जब वायरस आ जाता है वो उसके साथ जल्द मुकाबला करते हैं और आपको बीमार नहीं होने देते। ये आपके डीएनए को तब्दील बिल्कुल नहीं करती। पिछले 2 साल से देख रहे हैं, अगर इसने डीएनए को चेंज करना होता तो ज़रूर कर देती। ये कोई वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो वैक्सीन से वायरस नहीं फैलता, क्योंकि वायरस के अंदर, वैक्सीन के अंदर कोई लाइव वायरस नहीं है। एटेनुएटेड है या मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। फिर ये है कि ये कोई टॉक्सिसिटी शेड नहीं करती वैक्सीन जो है। फिर ये है कि ये कोई माइक्रो, इससे कैंसर नहीं होता है। 30 माइक्रोग्राम आपके फाइजर में मैसेंजर आरएनए, और उसके बाद जो आपका मॉडर्ना है उसके अंदर 100 माइक्रोग्राम है। जबकि आपके कैंसर करने के लिए बड़ी तादाद, बहुत ज़्यादा, जैसे हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, वो इतनी तादाद में प्रोलिफरेट करे कि आपके डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाए। ये डीएनए में इंसर्शन नहीं होती, ना इंसर्ट, ये सिर्फ हमारे ये हमारे सिर्फ राइबोसोम के पास जाके एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। कोई माइक्रोचिप्स नहीं है। ये हमारे यहाँ किसी किस्म की जो वैक्सीन है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद कोई इनफर्टिलिटी नहीं करती। बच्चे भी पैदा हुए, सेहतमंद बच्चे हुए, बच्चों को भी नुकसान नहीं हुआ। कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी नहीं की। ना स्पर्म को नुकसान देती है, ना ओवा को नुकसान देती है, ना फर्टिलाइजेशन को नुकसान देती है। और ना ये एंटीबॉडी, ये वैक्सीन जो है, ये स्पाइक जो है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। अगर एंटीबॉडी क्रॉस करती हैं तो वो बच्चे को भी मुफीद हैं। इसके बाद देखें कि ये प्लेसेंटा को भी हार्म नहीं पहुंचाती। इसके बाद ये है कि ये कोई डीएनए को चेंज नहीं कर रही उसके साथ, कोई आपके साथ माइक्रोचिप कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। सबसे देखें माइक्रो, इसके अंदर सब कुछ पड़ा है। अगर किसी ने आपको कंट्रोल करना हुआ तो ये बेहतर है। माइक्रोचिप्स से आपको कोई कंट्रोल करके क्या करेगा। इसके लिए कोई मैग्नेट, इसके अंदर सीडीसी ने कहा है कि कोई मेटल नहीं है जो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट देके। शुरू शुरू में चंद वैक्सीन के अंदर कंटेमिनेशन हो गई थी, उस कंटेमिनेशन के बाद वो वैक्सीन चेंज हो गई, स्लॉट की चेंज कर दी उन्होंने। लेकिन वैक्सीन के अंदर कोई मेटल नहीं है जो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाए। वैक्सीन आपको 30 से 40% इन्फेक्शन से बचाती है, 70 से 75% आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है। बूस्टर डोज 88% आपको हॉस्पिटलाइजेशन, सिवियर डिसीज और वेंटिलेटर से बचाती है। ये ओमिक्रॉन के बारे में भी वैक्सीन 33% आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, 70% अब
स्वीडन वालों ने भी यही बताया कि बूस्टर डोज 70% आपको ओमिक्रॉन इन्फेक्शन से बचाती है। इसके बाद ये जो एंटीवायरल का रोल है, ये भी 89% आपको जैसे वीडियो में आपने देखा 89% आपको हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाते हैं। इसी तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी आपको इफेक्ट करती है। समरी ये है, कोरोना मौजूद है लेकिन जा रहा है, डेल्टा खत्म हुआ, ओमिक्रॉन आ रहा है, रैपिड फैलता है। आप एहतियात जारी रखें, फरवरी खत्म होगा, जैसे ही फरवरी खत्म होगा इंशाल्लाह इसका भी इख्तिताम होगा। वैक्सीन लगवाएं, इफेक्टिव ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट द सीवियर डिजीज, मोर प्रिजर्व देन अगेंस्ट द इन्फेक्शन, मोर आफ्टर द बूस्टर डोज। बूस्टर डोज को बार बार इसलिए कहा गया है। तो अच्छी खबरों के साथ मेरी दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको समान में रखे और ये कोरोना इख्तिताम को पहुंचे। अपने हिफाजती जो तदाबीर हैं उसमें सबसे ज़्यादा मास्क, सोशल डिस्टेंस और वैक्सीन है। बूस्टर डोज लगवाएं। पाकिस्तान में 1% से ज़्यादा बूस्टर डोज लग रही है। और अपने आप को महफूज करें, अपने प्यारों को महफूज करें और अपनी ज़िंदगी को महफूज करें और इस पैंडेमिक को ख़त्म करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।